नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं साम्यवाद के बारे में। पिछला वीडियो में हम समाजवाद के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम देख रहे हैं साम्यवाद क्या होता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, उसके बारे में नहीं, साम्यवाद के बारे में। देखिए, साम्यवाद भी एक समाज के बारे में अवधारणा ही है। जिस साम्यवाद क्या होता है, तो समाज में होने वाले जो भी वस्तु हैं, जो भी सेवा है, उन पर फैसला लेने का अधिकार सरकार का होगा, परंतु वर्ग समन्वय से नहीं, वर्ग संघर्ष के। और इसके बारे में भी कुछ कुछ विचारक लोग आए। साम्यवाद में दो विचारक के बारे में देखेंगे हम। समाजवाद में चार विचारक देखे थे। पहला था सेंट साइमन, दूसरा था लुई ब्ला, तीसरा था चार्ल्स फॉरियर और चौथा हम लोग देखे थे रॉबर्ट ओवन के बारे में। आज हम देख रहे हैं कार्ल मार्क्स और एक इन्हीं के मित्र हुए जिनका नाम क्या था, फ्रेडरिक एंगल्स के बारे में देखने जा रहे हैं। देखिए, समाज के बारे में उन चारों लोगों ने अपना राय विचार दिया, परंतु उन सबको कहा जाता है कि वह यूटोपियन समाजवाद व्यक्ति थे, स्वप्नदर्शी समाजवाद थे। क्यों? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपना समाज में अपना विचार प्रस्तुत किया वह सही तौर पर लागू नहीं हो सकता है। बल्कि आप सपना देखिए, सपना में उस तरह का बात हो सकता है कि सभी मजदूर ईमानदारी से अपने मालिक के प्रति सोचेगा और सभी मालिक अपने गरीब श्रमिक को, मजदूर को सही तरह से देखभाल कर सकता है। ऐसा नहीं होता है। पैसा तक से ही मतलब रहता है। जो काम किए अपना वेतन लीजिए, घर जाइए, उसी तरह से काम हो जाता है आज के दौर में। लेकिन उस समय उन लोगों ने उस तरह का विचार दिया तो मजाक उड़ा दिया, कह दिया गया कि यह एक स्वप्नदर्शी है, यूटोपियन नाम दिया जाता है। जो उस तरह के जो विचारक हुए उनको कहा जाता है सेंट साइमन, नाम है सेंट साइमन। देखिए, अगला क्या है, लुई ब्ला के बारे में देखे थे, लुई ब्ला। इसके बाद हम लोग देखे थे चार्ल्स फॉरियर के बारे में, चार्ल्स फॉरियर। इसके बाद हम लोग देखे थे रॉबर्ट ओवन। इन सबको कहा जाता है कि तुम सब खाली सपना देखो। इनको कहते हैं स्वप्नदर्शी समाजवाद, या इनका एक नाम और दिया जाता है यूटोपियन समाजवाद। बताइए, यूरोप के थे इसीलिए शायद बोल दिए होंगे कि टोपी पहनो, यूटोपियन समाजवाद बोल दिया जाता है। यह सब के सबको यह सिर्फ थे पूंजीपति व्यक्ति थे। अच्छा, यह जो भी विचार दिए हैं यह सफल नहीं हो पाया, सक्सेस नहीं हुआ, तो इनके बारे में यह हम लोग नहीं ज्यादा पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स जो विचार दिए यह पूरे समाज में, क्यों? क्योंकि यूरोप में हम बताए कि उस समय औद्योगिक क्रांति हो चुका था और औद्योगिक क्रांति का यह परिणाम था कि समाज दो वर्ग में बढ़ चुका था। तो गरीबों के हक के लिए जो विचार दिए यह पूरे देश में, पूरे विश्व में कह सकते हैं कि सभी गरीब लोग मिल करके पूंजीपति लोग से संघर्ष कर दिए थे। इनका विचार आग लगा दिया। इसीलिए इनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इनका आखिर किस तरह के विचार था, क्या क्या सिद्धांत थे, और इसको लेकर के आखिर पूरे विश्व में देखते हैं कि समाजवादी पार्टी चलती है। भारत में भी समाजवादी पार्टी है, बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी है। इस तरह से देखते हैं। देखिए, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दोनों मित्र हुए। जैसा कि हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स के बारे में हम यही जो देख रहे हैं, क्या कौन है, कार्ल मार्क्स। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहां पर, जर्मनी। यह एक यहूदी परिवार से बिलोंग रखते थे, यहूदी परिवार से बिलोंग रखते थे कार्ल मार्क्स। इनके पिता कौन थे, इनके पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स। यह छोटा मोटा जो प्रश्न है एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है। इनका जर्मनी में जन्म कब हुआ था, तो 5 मई 1818 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। यहूदी परिवार के थे। पिताजी इनके हेनरिक मार्क्स थे, जो कि एक वकील साहब थे, वकील। और इनके पिताजी चाहते थे कि कार्ल मार्क्स भी बड़का होकर के वकील बनेगा, इसलिए इनको भेज दिया जाता है 1836 ईस्वी में पढ़ाई करने के लिए। जर्मनी के राजधानी बर्लिन में एक बोन विश्वविद्यालय रहता है, बोन विश्वविद्यालय में इनको पढ़ाई करने के लिए भेज जाता है कि जाओ तुम भी कानून की पढ़ाई करो। पर कानून पढ़ने के लिए चल गए, लेकिन इनको तो समाज के बारे में सोचने वाला व्यक्ति हुए थे। यह देख रहे हैं कि वकालत के पढ़ाई कर लिए। 1843 ईस्वी में इनका शादी ब्याह हो जाता है। एक गर्लफ्रेंड रहती है इनकी शुरू से ही,
जिनका नाम क्या रहता है, जेनी। जेनी कॉलेज की एक महिला फ्रेंड रहती है और महिला फ्रेंड से इन्होंने अपना शादी रचा लेता है 1843 ईस्वी में। इसके बाद जो है यह चले जाते हैं पेरिस। यह पेरिस जाते हैं और पेरिस में ही देखे थे कि वह सब विचारक थे। यह कार्ल मार्क्स पेरिस के कुछ कुछ विचारक से, समाजवादी विचारक के लोग होते थे, उनसे बहुत ज्यादा प्रेरित हो गए थे कार्ल मार्क्स। जैसे एक व्यक्ति के हम लोग देखे थे फ्रांसीसी क्रांति में कि मॉन्टेस्क्यू हुए थे, मॉन्टेस्क्यू। तो यह मॉन्टेस्क्यू के विचार से प्रभावित थे। मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू या मॉन्टेस्क्यू, और उसी के समय देखे थे कि रूसो, यह दोनों के विचार से यह प्रेरित थे। मॉन्टेस्क्यू को हम तो किस तरह का विचार दिए थे, तो इन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दे दिया था। इन्होंने ही कहा था कि राजा को संवैधानिक आधार पर काम करना चाहिए, और ये इन्होंने ही विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की स्थापना कर दिए थे। लेकिन यह कहते थे मॉन्टेस्क्यू कि राजा का ही शासन रहेगा, राजतंत्र रहेगा, लेकिन राजा संविधान के नियम के अनुसार काम करेगा। रूसो कहता थे कि नहीं, हमको पूरी तरह से लोकतंत्र चाहिए, पूर्णतः लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए था। कार्ल मार्क्स इन्हीं दोनों के विचार से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। हालांकि हम देखें कि यह चले जाते हैं 1844 ईस्वी में पेरिस चले जाते हैं, पेरिस। और पेरिस जाते हैं तो इनका मुलाकात होता है किनसे, फ्रेडरिक एंगल से। किससे, फ्रेडरिक एंगल। यहीं पर इनका मुलाकात होता है फ्रेडरिक एंगल से, और इन दोनों का विचार मिलता है। दोनों एक ही तरह के समाज के बारे में सोचने वाले व्यक्ति रहते हैं, तो इनके साथ दोनों का विचार मिल जाता है। तो इन्होंने 1864 ईस्वी में एक प्रस्तुत करते हैं पत्र, पेज नोट्स समझते हैं, नोट्स, चिट्ठी। तो इन्होंने एक चिट्ठी जारी कर दिया जिसको कहा गया, तो यह साम्यवादी का घोषणा पत्र है। साम्यवादी का घोषणा पत्र, समझ रहे घोषणा पत्र क्या होता है, शपथ पत्र कहिए, जो कि उसमें लिखा हुआ था चिट्ठी में कि साम्यवादी होने के लिए क्या क्या सिद्धांत है। साम्यवादी का घोषणा पत्र, और इस पत्र को माना जाता है कि यह जो है समाजवाद का जनक है, समाजवाद का जनक माना जाता है। 1867 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक भी लिख डाला, 1867 ईस्वी में, जिसका नाम क्या रखा गया, दास कैपिटल। तो दास कैपिटल नामक एक पुस्तक भी कार्ल मार्क्स ने लिखा था। अब हम इस पुस्तक में लिखे गए सिद्धांत के बारे में देखेंगे। देखिए, कार्ल मार्क्स जो देख रहे हैं कि और दार्शनिक लोगों का जो है दाढ़ी मूंछ बढ़ल रहता है, इसका मतलब यह नहीं कि वह अनपढ़ आदमी है, साधु बाबा है। भारत में ऐसे देखने को मिलेगा कि जो दाढ़ी मूंछ रख लिया वह साधु बाबा है। विदेश में, यूरोप के लोग ऐसे नहीं होते थे, खोज में लगे हुए रहते हैं, बढ़ रहा है दाढ़ी मूंछ, इनको पता ही नहीं रहता है कि दाढ़ी बढ़ गया। आजकल तो यह फैशन हो गया है और धीरे धीरे सिनेमा का रूप ले लिया है, और इसका प्रयोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हुमच के सिनेमा वाला करता है। सब आप देख रहे होंगे, पहचान रहे होंगे गरुड़ा को, पहचान ही रहे हैं, गरुड़ा है कि नहीं, समझ रहे हो। इनका हेयर स्टाइल देखिए और इनका हेयर स्टाइल देखिए, दोनों का सेम है कि नहीं, क्या दिक्कत है, एक विलन है तो एक विचारक है। चलिए, तो जो भी देखे यह कार्ल मार्क्स के बारे में अपना विचार था। हम आते हैं अब इनके दोस्त, इसके आगे की कहानी थोड़ा सा समझते हैं फ्रेडरिक एंगल्स के बाद। कार्ल मार्क्स हम बोले कि 1867 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम क्या था, कार्ल दास कैपिटल। इन्होंने पुस्तक लिख डाला। इस पुस्तक में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया कि आखिर क्या सिद्धांत है कि जिसको समाजवाद से इनका विचार अलग करता है और अलग नाम रखने पर मजबूर कर देता है, साम्यवाद। देखिए, इनके कुछ सिद्धांत में इनका पहला हम लोग सिद्धांत देख रहे हैं जिनको कहते हैं भौतिकवाद का सिद्धांत। पहला हम लोग देखेंगे भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। यहां जोर देते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद, सब गलती लिखा हुआ है, ऐतिहासिक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिए, जिसमें इन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया कि समाज में किस तरह से लोगों को संघर्ष करके यहाँ तक आना पड़ा है। यानी कि समाज में हर समय लोगों को संघर्ष करना ही पड़ा है। इन्होंने पहला उदाहरण दिए आदिम लोगों का। आदिम यानी कि किस तरह से आदिम मानव जो होते थे समाज में, इनको संघर्ष करना पड़ता था, भोजन करने के लिए, अपने जान को बचाने के लिए हर जगह इनको घूमना पड़ता था, लड़ाई करना पड़ता था आदिम मानव को। इसके बाद इन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया, यह भौतिकवाद का उदाहरण दे रहे हैं, किस तरह से ऐतिहासिक घटना घटा है समाज में। आदिम लोगों के बाद धीरे धीरे जो है हमारे समाज में गुलामों को जो है समस्या, गुलाम क्या होते हैं, जो भी दास, स्लेव,
जिसको स्लेव कहते हैं, जो क्या गुलाम होते हैं, और क्या गुलाम, कटप्पा वाला गुलाम। तो जो गुलाम लोग होते हैं उनको भी संघर्ष करना पड़ा था समाज में, तो गुलाम की आजादी मिली। तो इसके बाद गुलाम के बाद फिर धीरे धीरे कौन आ गए, सामंत लोग। सामंत को भी धीरे धीरे अपना एक तरह से कह गए कि संघर्ष करना पड़ा। सामंत कौन होते थे, तो राजा के ही समक्ष काम करते थे सामंत लोग। उनको क्या संघर्ष करना पड़ गया, तो वह राजा के गद्दी छीन करके अपना गद्दी जो है हासिल कर लिए। क्यों, क्योंकि राजा योग्य नहीं है, तो क्या करेगा, अमीर आदमी अपने समाज को डूबते हुए थोड़ी देख सकता है, तो वे लोग राजा को ही मार करके संघर्ष करके सामंत लोग गद्दी पर बैठ जाते थे। गुप्त काल में सातवाहन वंश में सब खूब देखने को मिला है। सामंत के बाद फिर धीरे धीरे शासन आगे जाता है किसको, पूंजीपति का। किसका, पूंजीपति का। यहीं से तो लड़ाई शुरू हो गया। हम लोग देखें कि जिस तरह से औद्योगिक क्रांति यूरोप में हुआ तो समाज दो वर्गों में बट गया, एक श्रमिक वर्ग, एक पूंजीपति वर्ग। और राजवा जो है पूंजीपति के ही अनुसार का शासन करना शुरू कर दिया। गरीब लोग जो श्रमिक वर्ग के लोग हुए उनको परेशानी होती थी, तो इन्होंने चौथा सिद्धांत में अपना दिया कि यह देखिए पूंजीपति लोग का शासन आ जाता है और किस तरह से भेदभाव प्रस्तुत होने लगता है। पूंजीपति वर्ग के बाद फिर धीरे धीरे आ जाता है समय समाजवाद का। यही है समाजवाद जो समाज में चल रहा है। लेकिन कार्ल मार्क्स जो विचार था कि संघर्ष करके छीनिए अपने अधिकार को, तो इन्होंने अपना कह दिया, अलग नाम दे दिया, साम्यवाद। साम्यवाद, समाजवाद से साम्यवाद में कैसे परिवर्तन हुआ इसको हम एक बार देख लेते हैं। यह कौन है, फ्रेडरिक एंगल्स। फ्रेडरिक एंगल्स, इन्होंने ही 1864 ईस्वी में, जो 1848 का समय था, 1848 में साम्यवाद का घोषणा पत्र जारी किया था। देखिए समाजवाद से साम्यवाद कैसे आता है, इसके लिए कार्ल मार्क्स ने 2 बैठक करवाते हैं। हम दोनों बैठक को यहीं पर देख ले रहे हैं। 1864 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने पहला बार बैठक प्रस्तुत किया। कार्ल मार्क्स के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया और जिसमें विश्व के सभी देश के लोगों ने, लगभग सभी देश के लोगों ने यहाँ पर शामिल हुए, श्रमिक लोग शामिल हुए बैठे। और इस बैठक में कार्ल मार्क्स ने कहा कि तुम सभी लोग जो मजदूर लोग हैं इन सबको उकसाया, एक तरह से अपने अधिकार के बारे में बताया। और इन्होंने कहा कि जो है सभी व्यक्ति को, मतलब इसमें अपना एक तरह से स्लोगन दिया, कोर्स दिया, नारा दिया कि अधिकार के बिना कर्तव्य कोई काम का नहीं है। यानी कि जब किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है तो नहीं दिए जाने के कारण अधिकार उस व्यक्ति को कोई कर्तव्य भी आपके प्रति नहीं निभाएगा। मतलब ऐसा समझिए कि यदि कोई लड़का, मान लेते हैं कि यह कोई जो है लड़का है, इनके मान लेते हैं कि बड़े हो गए कौन, इनके पिताश्री, मानते हैं कोई पिताश्री है। अब मान लीजिए कि पिताश्री का यह कर्तव्य है कि अपने जो बालक है या फिर जो बेटा है उनको सही तरह से, एक तरह से कह सकते हैं, शिक्षा प्रदान करें, जो भी जरूरत, जो मूलभूत आवश्यकता है उसको पूर्ति करे। और इस तरह से देखते हैं कि अब इनका जो लड़का हुआ, जो बेटा है, इनके बेटे को जो है कुछ अधिकार रहता है। यानी कि जब पिताश्री अपने कर्तव्य अच्छा से निभाएंगे तो इनका बेटा भी अपने पिता के प्रति सही तरह से कर्तव्य का पालन करेगा। तो कर्तव्य का पालन तभी होगा। और इस तरह से अधिकार वाला किस तरह से समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि लड़का जो हुआ, इनका जो बेटा हुआ, इनके पिता के मूल संपत्ति पर जो है इनका क्या रहता है, कुछ अधिकार रहता है, बेटा का अधिकार है। अब मान लेते हैं कि पिताश्री यह अधिकार अपने बेटा को नहीं दिए, अपने संपत्ति, अपने जायदाद पर कोई पिता अपने बेटा को अधिकार नहीं दिया, तो यह बेटा, यह जब बूढ़ा हो जाएगा आदमी, तो यह बेटवा कोई कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, बेटा होने के नाते कोई कर्तव्य नहीं निभाएगा। क्यों? क्योंकि अधिकार नहीं तो कर्तव्य नहीं, अधिकार के बिना कोई कर्तव्य नहीं। ऐसा नारा कौन दे दिए, कार्ल मार्क्स। इन्होंने इस तरह का नारा दे दिया। पहला बैठक हुआ था 1864 ईस्वी में। एक बात हम लगता है पिछले स्लाइड में कुछ हम ईस्वी का देख ले रहे हैं कि इसमें हम कुछ गलत बात बोल दिए थे, गलत ईस्वी बोल दिए थे। जो साम्यवादी का जो घोषणा पत्र हुआ था 44 के बाद 1848 ईस्वी, इसको सही कर लेंगे, इसके लिए माफी चाहते हैं। देखिए अब हम आगे आते हैं, इसको यहाँ पर समझते हैं।
तो जिस तरह से हम यहाँ देखें कि पहली जो बैठक हुआ 1864 ईस्वी में, इसको प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या बैठक कहा जाता है, जो कि इसमें कार्ल मार्क्स द्वारा नारा दिया जाता है कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं तथा कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, कर्तव्य के बिना कोई अधिकार भी नहीं होगा, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। इस तरह का नारा पहली बैठक में इन्होंने दिए। इसमें हम आगे देखते हैं कि कार्ल मार्क्स के द्वारा दूसरा सेकंड बैठक का भी आयोजन किया जाता है, जिसको दूसरा अंतरराष्ट्रीय बैठक कहा जाता है। दूसरा अंतरराष्ट्रीय बैठक यह कब होता है? 14 जुलाई के दिन होता है, 1889 के दिन। इस दिन जो है लगभग 20 देशों से प्रतिनिधि आए और 20 देशों के 20-20 प्रतिनिधि, यानी कि 20 × 20 लगभग जो है 400 प्रतिनिधि शामिल हुए। 400 लोग इकट्ठा हुए दूसरा बैठक में। और इस बैठक में कहा गया कि मजदूरों, श्रमिकों, तुम्हारे पास खोने के लिए सिवाय बेरियों के कुछ भी नहीं है। बेरिया है खोने के लिए, और क्या है तुम्हारे पास जो तुम खो सकते हो? तो इन्होंने नारा बुलंद किया और 1 मई को एक दिन निश्चित किया गया कि हम इस दिन को मनाएंगे क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, जिसको श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 1 मई को मनाने की घोषणा किया गया। और इसके बाद जो है पहली बार 1 मई 1800, चूंकि यह बैठक जुलाई में हुआ है तो जुलाई के पहले ही मई आता है, तो अगला मई तो साल टप जाएगा, तो 1890 पहला बार 1 मई 1890 ईस्वी को श्रमिक दिवस मनाया गया। और इस दिन से पूरे विश्व में कार्ल मार्क्स का विचार फैल गया कि जो सिद्धांत दिए कार्ल मार्क्स ने अपना, इसी सिद्धांत पर अपना पूरी तरह से वाक्य रखे। ऐतिहासिक सिद्धांतवाद में देखे कि अपना सिद्धांत दिए। हम एक ही सिद्धांत का चर्चा किए, बाकी सिद्धांत को रहने दिए। देखिए हम बाकी सिद्धांत देख ले रहे हैं कार्ल मार्क्स के जो पुस्तक है दास कैपिटल। तो दास कैपिटल में क्या क्या सिद्धांत कहा गया है इसको देखते हैं। पहला तो देखें कि इनका क्या था? ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, जिसमें हम देखें इन्होंने समाज को पूरे इतिहास से ला करके उठा करके रख दिया कि क्या क्या हुआ है। दूसरा इनका सिद्धांत था, यानी कि कम्युनिस्ट का साम्यवाद का दूसरा सिद्धांत था द्वंद्वात्मक समाजवाद, यानी कि आपके दिए गए विचार को कोई उल्टा या कोई विरोध अपना राय विपक्ष में रख सकता है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि विचार का जो है संघर्ष होगा। वहां पर इन्होंने सिद्धांत दिया द्वंद्वात्मक समाजवाद का। तीसरा इन्होंने सिद्धांत दिया क्या? तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दे दिया कि समाज में जो है वर्ग संघर्ष के द्वारा ही आगे बढ़ सकते हैं। अगला इन्होंने अपना सिद्धांत दिया कि वर्गहीन समाज की स्थापना, वर्गहीन समाज की स्थापना, यानी कि एक ऐसा समाज जिसमें कि कोई वर्ग ना हो, सब एक ही तरह के वर्ग हो। तो इन्होंने अगला इनका सिद्धांत था कि समाज को कैसा बनाएंगे? तो वर्गहीन समाज बना देंगे। इस तरह के जो है पूरा इनका सिद्धांत था, दास कैपिटल पुस्तक में अपना बात रखे थे। तो यहाँ तक हम लोग समाजवाद और साम्यवाद के बारे में समझे कि समाजवाद के कुछ विचारक हुए और साम्यवाद के विचारक हुए। समाजवाद टोटली रूप से खत्म, समाप्ति हो गया। साम्यवाद के विचारक जो हुए कार्ल मार्क्स, इनका परिचय देखे और इनके द्वारा दिए गए विचार किस तरह से अंतरराष्ट्रीय विश्व में फैल चुका है, इसके बारे में समझे। अब इनके विचार को लेकर के अब पूरे विश्व में समझेंगे कि आग लग जाएगा, लड़ाई हो जाएगा। कैसे लड़ाई होगा? देखिए इनका विचार फैलते फैलते करीब आ जाता है 20वीं सदी का समय, और यह वह समय है जब लगभग यूरोप के देश सभी देशों को लगभग उपनिवेश बना चुके थे। जितना वृद्धि विकास करना था उपनिवेश में कर लिए थे। अब औपनिवेशिक लोग अपने जो कह सकते हैं विदेशियों को हटाने में लगे हुए थे। जैसे भारत में भी देखे थे कि इंग्लैंड को हटाने के लिए कार्ल मार्क्स से लोग प्रेरित हुए थे। जैसे भगत सिंह कार्ल मार्क्स के विचार से बहुत प्रभावित थे। भारत भी एक तरह से कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स के विचार का बहुत गहरा असर पड़ा यहाँ के क्रांतिकारियों पर। तो इन लोगों, यहाँ के क्रांतिकारी लोग भारत के आजादी के लिए संघर्ष और राष्ट्रवाद आ गए थे। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में भी देखे हैं कि दक्षिण अफ्रीका में भी इनका विचार बहुत तेजी से फैला।
इसके बाद देखें कि रूस के लोग, रूस के जनता ने भी जो है कार्ल मार्क्स के विचार को अपना लिया और अपने यहाँ के राजा से संघर्ष कर दिया 1917 ईस्वी में। तो इसके बाद इसी टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं बोल्शेविक क्रांति के बारे में। क्या है बोल्शेविक क्रांति? और सबसे पहले देखिए, यह हम इसीलिए पढ़ रहे हैं बोल्शेविक क्रांति के बारे में क्योंकि कार्ल मार्क्स के विचार से सबसे पहला जो कहीं युद्ध हुआ है तो वह रूस में ही हुआ है, जो कार्ल मार्क्स के विचार द्वारा प्रेरित होकर के जनता यहाँ का अपने राजा से लड़ाई कर दिया। तो वह लड़ाई को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना गया 1917 ईस्वी में, और सबसे पहले रूस में यहाँ ही घटना अंजाम देखने को मिला। तो हम अगला वीडियो में बोल्शेविक क्रांति के बारे में देखेंगे। यह वीडियो शुरू से आप देखते रहिए, पूरी तरह से समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा एकदम आएगा, है कि नहीं। चलिए, धन्यवाद।